नमस्कार। आज हमारे साथ देश दुनिया के प्रसिद्ध कवि श्री प्रवीण शुक्ल जी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। बिजनौर की धरती है, दुष्यंत की धरती है। और मैं बताना चाहूँगा कि प्रवीण शुक्ल जी ने, मैं समझता हूँ, साहित्य की कई विधाओं में लिखा। हास्य वो लगातार लिखते हैं, मंचों पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त भीष्म प्रतिज्ञा जैसी उन्होंने एक बड़ी कविता लिखी जो बहुत वायरल भी हुई। और उनकी अभी पंक्तियां मैं गुनगुना रहा था कि ना कोई जीत अंतिम है, ना कोई हार अंतिम है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विवेक जी, आभार। मैं सबसे पहले, कल हिंदी दिवस है, तो आप पूरी दुनिया में जाते हैं और हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं, शिक्षाविद आप हैं। तो आप वर्तमान परिदृश्य में हिंदी के महत्व को कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हिंदी भारत के माथे की बिंदी है। और मुझे लगता है कि जो आम जनमानस है उसमें इस भाषा को लेकर बहुत संवेदनशीलता है। मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ और मैंने ये देखा है कि बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो लोग अमेरिका में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उनकी कोशिश है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे भारत का संस्कार जिस भी तरह से हो सके उसको बचाने की कोशिश करनी है। मैंने अमेरिका में ऐसे भी परिवार देखे कि वो मतलब भोजन की टेबल पर जब बैठे हैं तो बाकायदा वो संस्कृत में भोजन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और ऐसे भी परिवार देखे तो वो कहते हैं कि साहब, हमें घर में जब बातचीत करनी है तो हम हिंदी का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे हमारे बच्चे हिंदी सीखें। इसके विपरीत हमारे देश में कल्चर चल पड़ी है कि अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी बोलो, बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ। देखिए, अंग्रेजी को मैं विरोध नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जितनी भी भाषाएं हैं सब हमारे एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, जो हमें घुट्टी में मिली है, ज्ञान हम हर भाषा का हासिल करें, लेकिन अपने बोलचाल में, अपने ज्ञान में, अपने घर में, अपने बच्चों के बीच में अपनी मातृभाषा का प्रयोग जरूर करें। और हिंदी को मुझे लगता है बस एक ही कार्य कर लिया जाए, बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। सरकार हिंदी को यदि रोजगार से जोड़ेगी, इनडायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप में। क्यों बच्चों को लोग अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं? क्यों? उन्हें लगता है कि हिंदी माध्यम से आगे बढ़ेगा तो इसको सफलता नहीं मिलेगी। साइंस की पढ़ाई करनी है, मेरी बेटी खुद एमबीबीएस कर रही है, लेकिन अब आप बाजार में जाकर देखिएगा कि जितनी भी मेडिकल की बुक्स हैं वो सब अंग्रेजी में उपलब्ध है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो। तो यदि हमें हिंदी का सम्मान बढ़ाना है तो हमें उन कामयाबी की सीढ़ियों पर जो रोजगार से जुड़ती हैं, जो तरक्की से जुड़ती हैं, उनका माध्यम हिंदी भाषा के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। अन्यथा हम बातचीत करते रहेंगे लेकिन बात वो नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। जब मंच पर आते हैं तो मंच पर आप लगभग 20 साल से तो मैं आपको सुन रहा हूँ, उससे भी पहले की आपकी यात्रा अविरल जारी है। तो आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? आपने तो गोपाल दास नीरज जी के साथ पढ़ा, हाँ, खुद यही मैंने आया, आपको देखा, हाँ, ये यही बिजनौर में पढ़ा। और पुराने अल्लढ़ बीकानेर जी के साथ में, तो मेरे आप गुरु थे। क्या अल्लढ़ जी मेरे गुरु क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? अल्लढ़ बीकानेर जी वो काव्य में जी कव्वाली जी लिख जी। देते थे हाँ, और बिल्कुल जो बिल्कुल गजल लिख देते थे बिल्कुल हास्य में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप क्या महसूस करते हैं जो वर्तमान परिदृश्य पर मंच में क्या बदलाव? देखिए, मैं जब 8वीं कक्षा में था मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, सन 1984। और आज से जोड़ें तो 41 वर्ष हो गए। मेरी उम्र कुल मिलाकर अभी 54 वर्ष है और 41 साल से मैं कविताएं लिखता हूँ। सन 1990 में मैं पहली बार मंच पर मैंने काव्य पाठ किया था। 1990 से भी जोड़े तो 35 वर्ष हो गए। बिजनौर में 94 95 में पहली बार आया था। तो इस कालखंड को देखें तो लगभग 30-31 वर्ष हो गए। और इसी बिजनौर में जहां मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, संतोषानंद जी, सुरेंद्र शर्मा जी, और हमारे हरिओम पवार जी तो कितनी बार आए, नीरज जी का भी आगमन हुआ। ये बात मैं आपके चैनल से भी बताना चाहता हूं कि बिजनौर की संवेदनशीलता का कोई मुकाबला नहीं। कवियों के प्रति, शायरों के प्रति मैं रोमांचित हूँ ये बात बताते हुए। नवनीत जी उस समय चेयरमैन थे और यहाँ से अतुल गुप्ता जी का मेरे पास फोन गया था कि आपको आना है और हम नीरज जी को बुलाने का विचार कर रहे हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर से ही जोड़कर बात कह रहा हूँ।
तो नीरज जी आजकल क्या काव्य पाठ कर पाते हैं? तो मैंने अतुल जी को बताया था, जो यहाँ के बड़े सुप्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, सीए रहे, संयोजक भी रहे कवि सम्मेलन के। उनकी और उनकी धर्मपत्नी गार्गी गुप्ता जी बड़ा कवियों का वहाँ अपने घर में बहुत मन से सबका स्वागत सम्मान करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरज जी कविताएं पढ़ लेते हैं क्या इन दिनों में? तो मैंने कहा जी उनकी आयु 90 के आसपास हो गई है और कभी वो पढ़ पाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते, कभी स्वास्थ्य ठीक रहता है, कभी नहीं रहता है, और कई बार तो हाँ कर देते हैं और नहीं भी आ पाते हैं स्वास्थ्य की वजह से। तो अतुल जी ने कहा मैं कल आपसे बात करूंगा। ये है बिजनौर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगले दिन अतुल जी का फोन आया और उन्होंने कहा देखिए हमने 9 कवियों की टीम बनाई है, नीरज जी चाहे पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं है, 8 कवियों को हम सुनने के लिए बुला रहे हैं और नीरज जी का हम दर्शन करने के लिए बुला रहे हैं। तो कविता के प्रति इतना बड़ा आदर, ये सम्मान कि चाहे वो कवि जिसे हम आमंत्रित कर रहे हैं वो काव्य पाठ ना भी करे, हम उसका मानदेय उसे देंगे, उसका स्वागत करेंगे और उसका सम्मान करेंगे और उसके दर्शन करके ही हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो ये बिजनौर की मिट्टी की संवेदनशीलता का प्रभाव है। आपने जो कहा कि क्या बदलाव है, बदलाव यही आया है, ये संवेदना की भावना, कवियों के प्रति ये आदर, ये भाव, इसमें गिरावट आई है। और दूसरा बहुत बड़ा बदलाव आ गया है सोशल मीडिया की वजह से। ये जो सोशल मीडिया है, हर चीज के सिक्के के दोनों पक्ष होते हैं, हेड भी और टेल भी। तो इस सोशल मीडिया के भी दोनों पक्ष हैं। मैं ये मानता हूं कि कला के क्षेत्र में यदि सारी बातों को एक तरफ करके मैं एक बात कहूं तो सोशल मीडिया के आने के बाद कवि सम्मेलन में उन लोगों का जो अच्छे कवि हैं लेकिन जानकारी के कारण या अज्ञानता के कारण या रुचि नहीं है उनकी, वो नहीं आना चाहते सोशल मीडिया पर, उनका नुकसान हुआ है और इसमें कवि सम्मेलन का भी नुकसान हुआ है। और वो लोग जो सोशल मीडिया पर अपने मीडिया मैनेजर्स के माध्यम से या अपने माध्यम से सक्रिय हैं, वो कम क्षमताओं के होने के बावजूद इस समय लीडिंग पोजीशन में है। तो मुझे लगता है कि ये पिछले 30-35 वर्ष में एक तो मनोरंजन की प्रधानता बढ़ी है, कवियों के प्रति जो एक बहुत मन में आदर भाव था, व्यावसायिकता की वजह से उसमें कमी आई है, और सोशल मीडिया के इस दौर में मुझे लगता है कि जो मूल रूप से ओरिजिनल लिखने वाले लोग हैं उनका नुकसान, नए बच्चों को बढ़ावा देता है। तो दोनों पक्ष हैं, अब इसको अच्छा मानिए बुरा मानिए ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। अच्छा, ये फिलहाल में जैसे स्टैंड अप कॉमेडी ने अपना एक स्थान बनाया है, वो कहीं ना कहीं मंचों में भी उसका प्रवेश हो गया है अगर देखा जाए तो, और उसमें कई बार अश्लीलता है, कई बार फोड़ता भी लोग महसूस करते हैं। तो आप उसे किस रूप में देखते हैं? क्या वो मंचों पर सही है? सही कैसे कहा जा सकता है? ये तो आपके प्रश्न में ही उत्तर समाहित है। किसी भी अश्लीलता को और फूहड़ता को सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके लिए माफ करिएगा जो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, इसके लिए उन लेखकों और रचनाकारों से ज्यादा बड़ा जिम्मेदार उस समारोह का संयोजक है। यूट्यूब पर सब कुछ बिखरा पड़ा है, आपको पता है कौन आदमी क्या सुना रहा है। इंस्टेंटली कोई भी कभी माइक पर आकर उसी समय लिखकर नहीं सुनाता, सबकी एक इमेज है। हमें पता है कि कुंवर बेचन जी आएंगे तो क्या सुनाएंगे, हमें पता है हरिओम पंवार आएंगे तो क्या सुनाएंगे, प्रवीण शुक्ल आएंगे क्या सुनाएंगे, विनीत चौहान आएंगे क्या सुनाएंगे, विष्णु सक्सेना आएंगे तो क्या सुनाएंगे। उसी क्रम में जो लोग अश्लीलता कर रहे हैं, फूहड़ता कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी है कि वो आएंगे तो क्या सुनाएंगे। अब प्रश्न ये है कि वो अपने आप नहीं आए, उनको बुलाया गया है, उनको बुलाया गया है, और ये जानते हुए बुलाया गया कि वो क्या कर्म करने वाले हैं, उसी कर्म को करने के लिए बुलाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन रचनाकारों से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसने बुलाया है। संयोजक कवि सम्मेलन नामक संस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो कवि से भी ज्यादा बड़ा जिम्मेदार है। आपने 4 चुटकुले वाले कवि बुलाए, फिर आपको आज मंच पर कविता नहीं हुई, आपने बुलाए कौन लोग? आपने वो लोग बुलाए, 5 लोग बुलाए जो अश्लील बातें करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, फिर आपको आज गंदगी फैली तो बुलाया किसने उनको? जिम्मेदार वो नहीं है साहब, असल में जिम्मेदार आप ये कहो कि रुचि का विषय है। जनता ऐसा सुनना चाहती है, जनता अच्छा सुनना चाहती है, हमारी संस्कृति अच्छाई की तरफ है। लेकिन कवि सम्मेलन में आने वाला व्यक्ति, आज कवि सम्मेलन बिजनौर में होगा, वो कविताएं सुनने के लिए आएगा। उसकी स्थिति मैं ये मानता हूँ वो ऐसे है जैसे भूखा आदमी ढाबे में चला गया, वो रोटी खाने के लिए आया, दाल खाने के लिए आया,
लेकिन ढाबे वाले ने कहा रोटी दाल तो नहीं है, उसने कहा रोटी दाल नहीं है तो डोसा खिला दो, उसने कहा डोसा भी नहीं है, उसने कहा भूख लग रही है, डोसा नहीं है तो बटर टोस्ट ही खिला दो, उसने कहा बटर टोस्ट भी नहीं है, उसने कहा तो फिर चाउमीन ही खिला दो। खाने के लिए वो दाल रोटी आया था। इसी तरह से कवि सम्मेलन में आने वाला व्यक्ति सुनने के लिए तो कविता ही आया था, लेकिन संयोजक ने जिन लोगों को माइक पर खड़ा कर दिया, उन्होंने कविता के नाम पर दूसरी चीजें परोसी, तो उसको भी वो एक्सेप्ट करके चला गया। तो जिम्मेदारी